नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। तो संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान भी रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति। तो संग्राम के सेनापति में आज बात आंध्र प्रदेश के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार भी रखते हैं। तो इस बार भी आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हो रहे हैं और इस चुनावी संग्राम में वाईएसआर कांग्रेस के सेनापति एक बार फिर से हैं जगन मोहन रेड्डी। लेकिन क्या मोदी मैजिक, बीजेपी का मिशन साउथ और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते क्या वाईएसआर का ये सेनापति चुनावी समर में फिर से अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? देखते हैं एक रिपोर्ट। बड़ी सियासी हलचल से गुजर रहे आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तेलंगाना बनने के बाद दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की राजनीति ने ऐसी नई करवट ली कि टीडीपी और कांग्रेस जैसे बड़े जनाधार का दावा करने वाले दलों का राजनीतिक ग्राफ तेजी से नीचे आ गया। पिछले एक दशक में आंध्र प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में वाईएसआरसीपी की सरकार है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के प्रमुख हैं। राज्य की जनता में वाईएसआरसीपी पर बढ़े भरोसे की बड़ी वजह इसके प्रमुख और सीएम जगनमोहन रेड्डी को माना जा रहा है, जो इस लोकसभा चुनाव में भी वाईएसआर के लिए सेनापति की भूमिका में हैं। आइए एक नजर डालते हैं जगनमोहन रेड्डी के अब तक के राजनीतिक सफर पर। जगनमोहन रेड्डी 2019 से आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री हैं। वह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। रेड्डी ने 2004 में आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव में कडप्पा जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार करके अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कडप्पा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाने का फैसला किया। जगनमोहन रेड्डी ने वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। हालांकि 2014 के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ 2019 में बड़े जनाधार के साथ जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के राजनीतिक सिरमौर बन गए। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए भी जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने चुनावी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के इस मिशन को और मजबूती देने में जुटे हैं वरिष्ठ नेता वी विजयसाई रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका में हैं। एक नजर वी विजयसाई रेड्डी के अब तक के सियासी सफर पर। विजयसाई रेड्डी ने राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू की। 2006 में उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति के न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया। 2016 में वह आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। जगनमोहन रेड्डी के बेहद करीबी माने जाने वाले विजयसाई रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वाईएसआरसीपी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 175 सीटों में से 151 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की थी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी 25 सीटों में से 22 सीटों पर जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया था कि पार्टी के पास राज्य में एक बड़ा जनाधार है।
हालांकि इस बार के लोकसभा सियासी समर के लिए वाईएसआरसीपी के लिए लड़ाई टीडीपी के साथ आर पार की है, जो एनडीए के साथ गठबंधन में है। बढ़ते तापमान के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, जिसमें विजयश्री किसके हाथ लगती है ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी समर है तो विजयश्री किसी के हाथ तो लगेगी जरूर, और हमने आपको सेनापति दिखाया वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि टीडीपी और बीजेपी गठबंधन के कौन है सेनापति और कांग्रेस के भी कौन है सेनापति। करेंगे अपने खास मेहमान से भी बात, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं संग्राम के सेनापति, और अब हम बात करेंगे दूसरे सेनापति की। आंध्र प्रदेश में बतौर एक क्षेत्रीय दल तेलुगु देशम पार्टी की तो एक लंबी विरासत रही है। पहले NTR यानी NT रामाराव और उसके बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू इसके सेनापति रहे हैं। तो इस बार TDP का बीजेपी के साथ गठबंधन भी है। तो इस संयुक्त सेना के सेनापति हैं चंद्रबाबू नायडू, जो भाजपा के साथ मिलकर चुनावी समर में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। दक्षिण भारत में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटी हुई है। इस सियासी समर के लिए आंध्र प्रदेश में भाजपा, TDP, जनसेना ने गठबंधन किया है, जो सियासी मैदान में सत्तारूढ़ दल YSRCP को कांटे की टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कभी आंध्र प्रदेश में सत्ता की हनक रखने वाली तेलुगु देशम पार्टी राज्य की राजनीति में खासा दखल रखती है। बीते लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी आशा के अनुरूप प्रदर्शन न करने से TDP की सियासी पकड़ ढीली पड़ती नजर आई। हालांकि इस बार TDP NDA गठबंधन के साथ सूबे में सत्तारूढ़ दल को खुली चुनौती दे रही है। TDP के लिए लोकसभा संग्राम में सेनापति की भूमिका में हैं सूबे की सियासत के कद्दावर नेता N चंद्रबाबू नायडू। एक नजर N चंद्रबाबू नायडू के अब तक के सियासी सफर पर। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता हैं। 1973 में नायडू ने चंद्रगिरी में युवा कांग्रेस के झंडे तले छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत की। 1978 में उन्हें कांग्रेस आई के टिकट पर
चंद्रगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। 1980 में नायडू एनटी रामाराव के संपर्क में आए और एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगे। 1982 में एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया, लेकिन नायडू कांग्रेस आई में रहे। 1983 के विधानसभा चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार से हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और टीडीपी में शामिल हो गए। 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1999 में एन चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम से विधानसभा चुनाव जीता और राज्य के सीएम बने रहे। 2004 में चंद्रबाबू नायडू ने फिर से कुप्पम से जीत हासिल की। हालांकि 2004 के विधानसभा चुनावों में टीडीपी की हार हुई और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। वे सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे। 2014 में तेलंगाना के संयुक्त आंध्र प्रदेश से बाहर होने के बाद नायडू फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि बीते कुछ समय से कमजोर पड़े जनाधार के साथ टीडीपी के लिए इस बार लोकसभा की सियासी लड़ाई बेहद अहम है, जिसमें भाजपा का साथ देने से टीडीपी की शक्ति दोगुनी होती नजर आ रही है। टीडीपी और भाजपा गठबंधन के विजय मुहिम का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दग्गुबाती पुरंदेश्वरी संभाल रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं भाजपा के लिए इस सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाने वाली दग्गुबाती पुरंदेश्वरी के अब तक के राजनीतिक पारी पर। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2004 में एक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बापटाला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने 2009 में विशाखापट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। 2006 में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 2009 में उन्हें विशाखापट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा के लिए फिर से चुना गया। 2009 में उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 7 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं, जिसका तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने समर्थन किया था। इस बीच एनडीए में शामिल अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी आंध्र प्रदेश में राजनीतिक जमीन बनाने में शिद्दत से जुटी है। पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में गठबंधन के साथ है। एक नजर पवन कल्याण के अब तक के राजनीतिक सफर पर। पवन कल्याण ने 2008 में चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में एंट्री की। वर्ष 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी बनाई, लेकिन उस समय चुनाव नहीं लड़ा। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण ने 2 सीटों गाजुवाका और भीमावरम सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन वे दोनों सीटों पर वाईएसआरसी उम्मीदवार से हार गए। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी को एक साथ लाने में पवन कल्याण की अहम भूमिका रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी का एक साथ आना सत्ता पर काबिज वाईएसआरसीपी के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश में चुनावी संग्राम का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद दिलचस्प होने वाला ये चुनावी समर। हमारे साथ पी पुल्ला राव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में पी पुल्ला राव जी। और सबसे पहले बात यही कि जो हमने देखा था कि जगन मोहन रेड्डी एक तरह से आंधी लेकर आए थे 2019 की अगर बात करूं, एक स्टॉर्म। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तो देखिए कि एनडीए में पवन कल्याण की पार्टी, टीडीपी, बीजेपी ये एक तरफ है, एंटी इनकम्बेंसी भी क्या कोई बड़ा फैक्टर है जो इन सेनापतियों की जीत को निर्धारित करेगा और हार को निर्धारित करेगा? आंध्र प्रदेश में एक विशेष सिचुएशन यह है, नेशनल पार्टी थोड़ा कमजोर है जी। ये तीनों प्रांतीय पार्टी डोमिनेट करते हैं, पवन कल्याण का पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर जगन। अभी इस समय आप बताया बीजेपी एक अलायंस के भाग है, बीजेपी और पवन कल्याण के साथ 2019 में अलग अलग फाइट किया था।
जो ये नया सिचुएशन है। जगन मोहन रेड्डी का पूरा स्ट्रेटेजी यह है, भाई वेलफेयर स्कीम्स में 25% लोग को कुछ भी दिया, ज्यादा दिया, वो हमको वोट करेगा। वो दूसरे का फ्रंट क्या कर रहे हैं, वो भी ऑफर कर रहे हैं, ऐसा स्कीम्स है, बहुत स्कीम्स है। और बीजेपी का एडिशन है, डेवलपमेंट भी हम लाएगा, डेवलपमेंट करेगा, बीजेपी का एडिशन वो है, एक बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट वो अलायंस। सो मैं सोच रहा हूँ लास्ट टाइम जगन मोहन रेड्डी का 25 पार्लियामेंट सीट्स में 25 पार्लियामेंट सीट्स में 22 आया जी, और असेंबली सीट्स में 175 सीट्स में 151 आया। दिस टाइम थोड़ा इक्वल फाइट है, चैलेंज है। यहाँ प्रश्न यह है, सारा देश राष्ट्र देख रहा हूँ, सिर्फ वेलफेयर बेनिफिट फ्रीबीज बताओ, कुछ भी बताओ, वह वोट का क्लिक करेगा। और डेवलपमेंट के क्या स्टाइल है मोदी जी का, ठीक है। पी पुल्लाराव जी, क्या है? पी पुल्लाराव जी, बीजेपी का मिशन साउथ, मोदी मैजिक, ये तमाम चीजें जो हैं जिसको लेकर बीजेपी जा रही है, ये जो एनडीए का एक अलायंस बना है, इसको इस बात का भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है। जरूर फायदा मिल सकता है, क्यों ये 10 साल से मिशन साउथ में नरेंद्र मोदी जी एक फेमिलियर फिगर हो गया दक्षिण में। तो मैं बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी कैसा है फेमिलियर फिगर दक्षिण में, नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा एफर्ट किया था, सीट्स आया, सीट्स नहीं आया, वो सस्टेन किया था ये साउथ का स्ट्रैटेजी। कर्नाटका हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। सो अभी हमारा असेसमेंट ऐसा है, बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा देख लेते हैं कि कांग्रेस के सेनापति कौन है, फिर आपसे लौट करके उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की अगर बात करें तो वाईएस राजशेखर रेड्डी एक बड़े सेनापति रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हुई और उसके बाद बारी आई राजनीतिक विरासत की। तो उनके पुत्र जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस के आलाकमान ने नकार दिया। जगन मोहन ने अलग पार्टी बनाई, वो हमने बात की ही, उसके बारे में बात कर ही चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस दिवंगत राजशेखर रेड्डी की पुत्री और जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को अपना सेनापति बनाकर मैदान में है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव सही मायनों में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ऐसे में कांग्रेस को वाईएस शर्मिला की अगुवाई में बेहतर प्रदर्शन की आस है। दरअसल वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है। अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। एक नजर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका निभाती वाईएस शर्मिला के अब तक के सियासी सफर पर। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे वाईएस राजशेखर रेड्डी के असमय निधन के बाद आलाकमान के फैसले से नाखुश होने के चलते वाईएसआर के बेटे ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद उन्हें काफी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो इस दौरान बहन वाईएस शर्मिला ने मां विजयम्मा के साथ मिलकर पार्टी को संभाला। 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद 2019 में विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। इस समय वाईएस शर्मिला अपने भाई के साथ थीं। करीब 2 साल बाद वाईएस शर्मिला और जगन मोहन रेड्डी के बीच मतभेद की खबरों के बाद नवंबर 2021 में वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया और फिर आंध्र से बाहर आकर तेलंगाना की राजनीति में सक्रिय हो गईं। 2023 के चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को सत्ता से बाहर किया और रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। तो कांग्रेस की सेनापति वाईएस शर्मिला हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पी पुल्लाराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पी पुल्लाराव जी, कांग्रेस ने जिस चीज के चलते जगन मोहन रेड्डी को नकारा था, आखिरकार वही चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ी। वाईएस राजशेखर के बेटे को नहीं, बेटी को नेता एक्सेप्ट कर लिया। कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा है, आपको बताया, कांग्रेस पार्टी को 214 में 1% वोट आया आंध्र प्रदेश में, ना एमएलए नो एम। 2019 में भी वो 1% वोट आया। सो आप सारा पूरा हिस्ट्री बताया चरित्र शर्मिला जी का। वो ऑफर किया, उनको अल्टरनेट नहीं है, एक अच्छा टेस्ट कर सकते,
वो आके अभी कड़प्पा में पार्लियामेंट सीट के करा रहा, वह वो राजशेखर रेड्डी का डॉटर है, इसलिए कोई स्ट्रेंथ है, जीत जाएगा हम नहीं बता सकते। दूसरा 24 पार्लियामेंट सीट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो है कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन में है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 10 साल फिलहाल समय की कमी है, हम फिर जरूर इस पर कभी जुड़ेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। पी पुल्ला राव जी हमारे साथ थे और इसी के साथ आज संग्राम के सेनापति में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम अगले एपिसोड में आपके साथ दिखाएंगे आपको कुछ और सेनापति को। अभी फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार।